Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, welcome to online classes. Today I'll be discussing chapter number 1 of first year. Though this is very small and very simple chapter, but concept wise this is very important. So I suggest that with full concentration this lecture may be watched. First year का chapter 1 आप समझें कि ये बायोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी जिसको हम इल्म हयातियात कहते हैं, ये लिविंग क्रिएचर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मुतल्लिक एक इल्म है। सबसे पहले मैं बायोस्फीयर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। दो हाथों में उठाया हुआ ये हमारा अर्थ प्लैनेट इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये स्फेरिकल है यानी गोल है और लाइफ सो फार इसी पे ही एग्जिस्ट करती है। दूसरे प्लैनेट्स पे ज़िंदगी की मौजूदगी की अलामात का इल्म नहीं हुआ, इसलिए ज़मीन को अंग्रेज़ी में अर्थ, ज्योग्राफी में जियो, लेकिन बायोलॉजी की ज़ुबान में बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर एक्चुअली रिफर्स टू द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। इसको बायोस्फीयर के अलावा इकोस्फीयर भी कहते हैं और इकोस्फीयर का लफ्ज़ इंटर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर 1 पे इस्तेमाल हुआ है। तो बायोस्फीयर एक्चुअली रिफर्स टू अर्थ प्लैनेट वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। This is a simple childish definition you already know by your earlier classes कि biology is a study of all living things and living things are called organisms and organisms include simplest one is a bacteria जो कि prokaryotic organism है, then protista ये single cellular eukaryotes हैं, उसके बाद fungi ये मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसके बाद प्लांट्स ये मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर एनिमल्स ये भी मल्टी सेल्यूलर हैं लेकिन हेटेरोट्रॉफ हैं। ये इथेंस की बिल्डिंग दिखाने का मतलब आपको ये बताना है कि आपको इल्म होगा कि बायोलॉजी का जो टर्म है वो कहाँ से लिया गया है। Has it been taken from Greek language or it has been taken from English language? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत फहमी में ये समझते हैं कि ये शायद कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो बायोलॉजी इज़ नॉट इन इंग्लिश टर्म, इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ग्रीक। शाबाश। What we study in biology? Of course, in biology we study about living creatures, all living creatures, no matter how simple and small they are, such as we study about single cellular organism like bacteria, and you know that bacteria is the simplest organism, smallest organism, and it is considered as a pioneer of all living organisms. तो छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर ज़िंदगी की अलामात है तो हम इसको बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। देन इन बायोलॉजी वी आल्सो स्टडी अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें कुछ प्लांट्स भी हैं जो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे इंडियन रेडवुड ट्री है, 300 फीट से ज़्यादा इसकी लेंथ है और ये आपको स्क्रीन पे ब्लू व्हेल नज़र आ रही है। तो ब्लू व्हेल जैसा बड़ा जानदार हो, इंडियन रेडवुड ट्री जैसा बड़ा ट्री हो या बैक्टीरिया जैसा छोटा ऑर्गेनिज्म हो, हमें इनमें ज़िंदगी नज़र आती है। तो जिन जानदारों के अंदर ज़िंदगी की अलामात हैं उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ जब से ज़िंदगी का वजूद हुआ है और हमारे अर्थ प्लैनेट पे लाइफ ने एग्जिस्ट करना शुरू किया है, तो अब तक हमें वहाँ ज़मीन पे कितनी जानदारों की अनवा यानी स्पीशीज़ मिलती हैं। तो किताब के हिसाब से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जानदारों की स्पीशीज़ दरियाफ्त हो चुकी हैं, डायग्नोस हो चुकी हैं। यकीनन नंबर बहुत ज़्यादा है अभी भी,
लेकिन जितनी स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, डिस्क्राइब हो चुकी हैं, टैक्सोनोमाइज हो चुकी हैं, उनका नंबर 15 लाख यानी 1.5 मिलियन बनता है। तो अब मैं आपको स्पीशी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आपको स्क्रीन पे 4 कौवे नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने की वजह से इनके कलर में और इनकी अपीयरेंस में मामूली सा फ़र्क है। जैसे आप देखेंगे कि अफ्रीकन इंसान अमेरिकन से अलग होते हैं, अमेरिकन्स एशियन से अलग होते हैं। तो हैं तो हम सारे इंसान, लेकिन हमारे अंदर कुछ विजिबल डिफरेंसेस होते हैं। तो स्पीशी की डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम हो, माना इंसान शुमाल में रहता हो, जुनूब में रहता हो, मशरिक में रहता हो, मगरिब में रहता हो, तमाम इंसानों का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इंसानों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 है, तो ये एक ही स्पीशी कहलाएंगे। अच्छा, जिन जानदारों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सेम होगा तो वो जानदार आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकेंगे। तो ये चारों कौवे बज़ाहिर थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, पर दे शेयर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इनमें ये सलाहियत है कि ये आपस में इंटरब्रीडिंग करके अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। ये जो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ज़मीन पे दरियाफ्त हुई हैं, इनमें से सबसे छोटी स्पीशी है बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट है और इसका साइज़ जो है 0.001 मिलीमीटर है। तो इससे छोटा जानदार दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। कुछ लोग जल्दी से कह देते हैं कि वायरस तो बैक्टीरिया से छोटा है, यकीनन छोटा है, लेकिन वायरस सेल्यूलर नहीं होता, नॉन सेल्यूलर एंटिटी है, तो वायरस का शुमार ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। ऑर्गेनिज्म हम उसको कहते हैं जिसकी बनावट सेल से हो, भले वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। तो 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा बैक्टीरिया है। अगर एनिमल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वेल, जिसको ब्लू वेल कहते हैं, वो सबसे बड़ी है। 40 मीटर इसकी लंबाई होती है ऑन एवरेज, और ऑन एवरेज इसका जो वज़न होता है 150 टन के करीब होता है। एवरेज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सारी वेल 40 मीटर की हों और तमाम वेल्स का वज़न 150 हो। दिस इज़ एवरेज वैल्यू। तो एनिमल ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो ब्लू वेल है, और प्लांट्स में ये रिकॉर्ड रेडवुड ट्री का है। इसे किताब में इंडियन रेडवुड ट्री या कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री के नाम से जिक्र आया है इसका, और इसकी जो लंबाई है वो 300 फीट है। तो सबसे छोटा जानदार बैक्टीरिया, सबसे बड़ा एनिमल ऑर्गेनिज्म ब्लू वेल है, सबसे लंबा प्लांट ऑर्गेनिज्म रेडवुड ट्री है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट किंगडम्स, कि ये जो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डायग्नोज हुई थी, शुरू में इनको सिर्फ 2 किंगडम्स में बांटा गया था। जितने भी जानदार सेसाइल थे उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया था, और जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म मोटाइल थे उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था। बाद में पता चला कि बाज़ एनिमल्स भी सेसाइल होते हैं और बाज़ प्लांट्स भी मोटाइल होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स की वजह से इस बात की ज़रूरत पेश आई कि 2 किंगडम की थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद 5 किंगडम रूशनास कराए गए। इसमें 2 किंगडम पहले से ही थे, प्लांटी और एनिमेलिया। 3 किंगडम नए बनाए गए, जिसमें किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, और प्लांटी और एनिमेलिया पहले ही एग्जिस्ट करते थे।
आपको स्क्रीन पे जो साइंटिस्ट नज़र आ रहे हैं ये रॉबर्ट विटेकर हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और श्वार्ट्ज और लेन मर्क्यूरस के साथ मिलके इन्होंने 2 किंगडम से 5 किंगडम इंट्रोड्यूस कराए, और वो किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये जो 5 किंगडम का बानी था उसका ज़्यादातर क्रेडिट इनको जाता है। ये आपको कार्लोस लीनियस नज़र आ रहे हैं, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में, और ही वॉज द पर्सन बिहाइंड किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो ये हैं, इन्होंने 2 किंगडम इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है रॉबर्ट विटेकर हैं। तो लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल अबाउट दोज 5 kingdoms. The first kingdom is Kingdom Monera. It includes single cellular prokaryotic organisms. Examples are bacteria and cyanobacteria. Second kingdom is the Kingdom Protista or Protoctista. ये भी मोनेरा की तरह सिंगल सेल्यूलर हैं, लेकिन मोनेरा जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, यानी सेल इज़ विदाउट न्यूक्लियस, और प्रोटिस्टा जो हैं वो विथ न्यूक्लियस हैं, जो कि आपको यहाँ अमीबा प्रोटियस के अंदर नज़र आ रहा है। तो जो सिंगल सेल्यूलर प्रोकैरियोटिक हैं यानी बग़ैर न्यूक्लियस के हैं वो मोनेरा में होंगे, और जो सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोटिक हैं वो प्रोटिस्टा में होंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा में कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर प्रोटिस्ट भी हैं। तीसरा किंगडम फंजाई है। चैप्टर 8 के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ पे ऊपर मुश्तमिल ये किंगडम है, और इस किंगडम की पहचान ये है कि जो जानदार इसमें इंक्लूडेड हैं दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी सेनोसाइटिक, एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ बाय इंजेशन, यानी मल्टी सेल्यूलर हैं। इनमें से ज़्यादातर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, और ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं बिकॉज दे आर लेकिंग क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो हेटेरोट्रॉफ उसको कहते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करें। इफ़ यू टॉक ऑफ किंगडम प्लांटी, तो प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक बट ऑटोट्रॉफ। तो ये ऑटोट्रॉफ इनको डिफरेंट कर देता है हेटेरोट्रॉफ फंजाई से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माजी में किंगडम फंजाई इंक्लूडेड था किंगडम प्लांटी में, और इस एक कैरेक्टर को जब देखा गया तो इनको हेटेरोट्रॉफ होने की वजह से अलग किया गया और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ होने की वजह से अलग किया गया। द लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, और एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। यही 3 कैरेक्टर आप फंगस में भी देखेंगे, लेकिन फंगस अगर हेटेरोट्रॉफ है तो वो फूड को इंजेस्ट नहीं करते, एब्जॉर्व करते हैं। They spit out chemicals on their food material while the food material is digested, so they absorb the digested food material. Animals ऐसा नहीं करते, ये खाना अपने मुंह में ले जाके फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो एनिमेलिया आर हेटेरोट्रॉफ बाय इंजेशन एंड फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ बाय एब्जॉर्प्शन। तो इन मुख्तसर कैरेक्टर्स के ऊपर आपके 5 किंगडम पूरे हुए। ऑफ कोर्स देयर आर मच मोर कैरेक्टर्स ऑफ ईच किंगडम, लेकिन जो चीदा बातें इन किंगडम्स को एक दूसरे से जुदा करती हैं वो बहरहाल यही है। नाउ कम टू द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारी पुरानी बायोलॉजी की किताब में बॉटनी है, जोलॉजी है, दूसरी भी ब्रांचेस हैं। तो वो किताब में अब फर्स्ट ईयर के जो 14 चैप्टर हैं और इंटर के जो 13 चैप्टर हैं वो ब्रांचेस मुख्तलिफ जगहों पर डिफ़ाइन की गई हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जिक्र है, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी,
फ्रेश वाटर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। नाउ जहाँ तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ताल्लुक है, आप सब मेरे से इत्तफाक करेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और cells are dependent on certain molecules which we call biomolecules. तो study of molecules which are essential for cell or which are essential for life, they are called biomolecules, and their study is called molecular biology. Those molecules are water, which is highly essential cell commodity. Cell cannot survive without water. And mind it that water is inorganic biomolecule. Second one is protein. They are building blocks of the body. Any structure of the cell cannot be built without protein. Then carbohydrate. प्रोटीन ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड्स ये भी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज दे आर इन्वॉल्व इन सर्टेन सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स उसके बनाने में। जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई है, तो लिपिड्स स्ट्रक्चर्स बनाने के काम भी आते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने के भी काम आते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि सेल्यूलोज ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और कोई भी प्लांट की सेल वाल सेल्यूलोज के बगैर नहीं बन सकती, तो ये स्ट्रक्चर्स को भी बनाते हैं, साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स स्ट्रक्चर्स को भी बनाते हैं, साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और डीएनए एज यू नो इज वंडरफुल मॉलिक्यूल, हैज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़, और इसकी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ का सारा काम आरएनएस के थ्रू होता है, जिसकी 3 टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों किस्म के आरएनएस डीएनए के मातहत काम करते हैं। तो डीएनए ने सेल के किसी भी ऑर्गेनेल से अगर कोई जॉब करवाना होता है तो आरएनएस उसका बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तो ये 6 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए, जिनके बगैर सेल सस्टेन नहीं करता अपने स्ट्रक्चर को, और न सेल को जो काम करना है वो परफॉर्म कर पाएगा। सो यू नो दैट्स वाटर मॉलिक्यूल, इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। और ये सेल के लिए बेसिक कमोडिटी है। 70% से 90% तक जो सेल्यूलर कंटेंट्स होते हैं वो वाटर है। 70% से अगर वाटर कम हो जाए तो सेल श्रिंक हो जाता है, उसकी डेथ हो सकती है। और 90% से अगर ओवर हो जाए तो सेल बस्ट हो सकता है और उसकी फिर भी डेथ हो जाएगी। तो पानी की क्वालिटी भी सेल है और पानी की क्वांटिटी भी सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इधर है ना। इसके बाद ये मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा आप देख रहे हैं, दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स एज यू नो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। These fruits and vegetables, they are carbohydrates. They, as I told you, that they are immediate source of energy. For example, glucose अगर सेल को मिलेगा तो सेल अपनी एक्टिविटीज़ करेगा। Then there are range of the lipids. Those which come from the plants are called oils. Those lipids which are coming from the animals, they are called fats. तो ये सेल के लिए, सेल के स्ट्रक्चर्स के बनाने के लिए भी ये लाजमी है, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी लिपिड्स बड़े अहम होते हैं। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल विच वर्क्स फॉर डीएनए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। 3 ऑफ देम आर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स। वो हम चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन सिंथेसिस वाले टॉपिक में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ जेनेटिक कोड, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, और इट्स एक्चुअली जेनेटिक कोड विच कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो यहाँ पर आपका दोबारा से एक चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट।
इसमें एक मॉलिक्यूल मिसिंग है जो वाटर है, और वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दूसरी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। एनी स्ट्रक्चर, मे बी बैक्टीरिया, मे बी अमीबा, मे बी यूग्लिना और एनी अदर स्ट्रक्चर जिसको खुली आंख से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर studied in a branch of biology called microbiology. So it is actually biology of microorganisms. तो बैक्टीरिया को, प्रोटोजोन्स को माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता, तो वो माइक्रोबायोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी is a branch of biology where we study relationship of two different organisms, where one organism is called parasite, the other organism is called host. For example, ये आपको मॉस्किटो नज़र आ रहा है, ये खून चूस रहा है, और जिस जानदार से ये खून चूस रहा है तो वो जानदार होस्ट कहलाएगा और खून चूसने वाला जानदार पैरासाइट कहलाएगा। इंसानों के हेड रीजन में जुएँ होती हैं, वो भी सर से खून चूसती हैं, तो जुएँ जो हैं वो पैरासाइट हैं और हम इंसान उनके होस्ट हैं। सिमिलरली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ह्यूमन आरबीसी में रहता है, वो पैरासाइट है। हमारे आरबीसीज में से वो हेमोग्लोबिन कंज्यूम करता है फॉर सम पर्पस, तो वो पैरासाइट है। और इंसान के आरबीसीज, चूँकि इंसान प्रोवाइड करता है आरबीसीज के ज़रिए हेमोग्लोबिन पैरासाइट को, तो इंसान होस्ट है। तो एक्चुअली यहाँ दो जानदार हैं, एक पैरासाइट है और दूसरा होस्ट है। याद रखिएगा कि जो जिस्म के बाहर से ग़िज़ा वसूल करेगा वो एक्टोपैरासाइट कहलाएगा, जैसे कि ये मॉस्किटो और जुएँ। और जो जानदार पेट में अंदर रहते हैं, जैसे पेट के कीड़े होते हैं या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आरबीसी में रहता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में रहता है, तो ये इंटरनल पैरासाइट्स हैं। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस स्टडी इज़ डन इन पैरासाइटोलॉजी। इस सब्जेक्ट को समझने से हमें एक बात और समझ आती है कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और उसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। इस सब्जेक्ट के पढ़ने से बहुत सारी पैरासाइटिक डिजीज़ को आसानी से समझने का मौका मिलता है। देन मैरीन बायोलॉजी। नाउ मैरीन रिफर्स टू एक्चुअली सी वाटर। समंदरी पानी जो है वो मैरीन वाटर, और समंदर में बहुत ज़्यादा मखलूक मौजूद होती है, तो उनकी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ इन सी वाटर इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। ये आपको कराची कोस्टल एरिया का ग्रीन टर्टल नज़र आ रहा है जो मैरीन वाटर में रहता है, तो इसकी स्टडी फिर हम मैरीन बायोलॉजी में करेंगे। और मैरीन वाटर में सिर्फ एनिमल्स नहीं होते, प्लांट्स भी होते। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में अलवा पढ़ा होगा और मुझसे भी पढ़ेंगे, तो वो जो अलवा होता है वो भी सबमर्ज्ड वाटर में पाया जाता है और वो सी वाटर है। तो मैरीन लाइफ की स्टडी मैरीन बायोलॉजी कहलाती है। फिर फ्रेश वाटर जिसमें दरिया है, झील है, तालाब है, आबशार है, जोहर का पानी है। सिंध के अंदर 2 झीलें बड़ी मशहूर हैं, एक कींझर है, दूसरी मंछर है। तो ताज़ा पानी के अंदर भी लाइफ मौजूद है। दरिया सिंध को देखें तो उसमें पल्ला मच्छी पाई जाती है, बड़ी लजीज मच्छी है। तो उसको हम मैरीन वाटर में तो स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि दरिया का पानी ताज़ा पानी होता है, तो उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज़ बायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये आपको लोटस प्लांट नज़र आ रहे हैं फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी में कुछ प्लांट्स भी आ जाते हैं, वाटर लिली और लोटस उसकी 2 मशहूर एग्जांपल्स हैं। और फिर फिशेस आ जाती हैं, स्नेल आ जाते हैं, मेंढक वगैरह आ जाते हैं, कछू कुम्मे वगैरह आ जाते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम मैरीन वाटर का फ़र्क मालूम करें फ्रेश वाटर से, तो एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट।
यानी नमकियात की मिकदार मैरीन वाटर में ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले में फ्रेश वाटर में कम होती है। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर में नमकियात की मिकदार 1% है पानी, और जब आप पानी पीते हैं तो आपके सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म में पानी है उसमें भी नमकियात की मिकदार 1% होती है। इसलिए जब आप पानी पीते हैं तो आपको कुछ अजनबी सा महसूस नहीं होता, क्योंकि द वाटर विच आर ड्रिंकिंग कंटेन सेम कंटेंट्स ऑफ द साल्ट कंसंट्रेशन विच इज प्रेजेंट इन अवर सेल। ह्यूमन बायोलॉजी is a study of human relationship with living and non-living organisms। देखिए इंसान, एक तो बजाते खुद इंसान की अपनी बायोलॉजी होती है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियक सिस्टम होता है, पल्मोनरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वगैरह वगैरह, तो उनकी स्टडी भी की जाती है। और दूसरी बात यह है कि इंसान दूसरे जानदारों से वाबस्ता है। मसलन हम जो ग़िज़ा खाते हैं, गंदम खाते हैं तो वो पौधों से आती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो पौधों से आते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधों से आती है, चाय के लिए या अदरवाइज़ पीने के लिए दूध इस्तेमाल करते हैं, अंडे इस्तेमाल करते हैं, गोश्त वगैरह ग़िज़ाओं में इस्तेमाल करते हैं तो जानवरों से आते हैं। तो जानवर और पौधे इंसानी मखलूक तो नहीं है, ह्यूमन स्पीशी तो नहीं है, वो एक अलग स्पीशी है। तो उन स्पीशीज़ के साथ इंसान का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ स्टडीड इन ह्यूमन बायोलॉजी एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उसे हमें इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है। देन देयर इज अ सोशल बायोलॉजी। इट इज़ अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल हम इंसान पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरह से इकोसिस्टम में रहने वाले जानदार एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इनका रिलेशनशिप ऐसे ही होता है या उसकी कोई बुनियाद होती है, और अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म किया जाए तो नुकसानात होंगे। तो सोशल बायोलॉजी को समझने से मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो हमें आसानी से समझ आ जाता है। याद रखें, एक जैसी स्पीशी के इंडिविजुअल्स के दरमियान भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे टीचर और टाट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। इस तरह से नाई से हमारा ताल्लुक़ है, बढ़ई से हमारा ताल्लुक़ है, मिस्त्रियों से हमारे। तो एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं लेकिन उनके प्रोफेशन अलग हैं, तो उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप होता है। इंट्रा स्पेसिफिक एसोसिएशन कहते हैं उसे। और दूसरी स्पीशीज़ से भी हमारा रिलेशनशिप होता है, इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन। ये इंटर के चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। The last branch of biology which has been discussed in a book, that is biotechnology. Actually this is combination of technology and biology. हम पहले तस्करा करके आए हैं कि 6 बायोमॉलिक्यूल्स में एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल भी है जिसको डीएनए कहते हैं, और जिसमें कोड ऑफ लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो हम अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डीएनए के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मिसाल के तौर पर अगर टोमेटो की शेल्फ लाइफ बहुत कम है और खजूर की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो एक की शेल्फ लाइफ जो कम है तो उसकी वजह भी जीन है, और दूसरे की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो उसकी वजह भी जीन है। आप शहद को काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, दूध आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो शेल्फ लाइफ हर जानदार की एक अलग होती है, हर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी अलग होती है। तो अगर आप किसी जानदार के किसी भी जेनेटिक परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो आप उसको मॉडिफाई करके उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए, दैट इज़ ह्यूमन वेलफेयर। फॉर ह्यूमन वेलफेयर यू कैन मॉडिफाई द जेनेटिक सेटअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। डीएनए को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपके पास कपल है जिनके यहाँ कद छोटा रहने की हेरिडिटी है, तो अगर स्पर्म में कद को कंट्रोल करने वाला जीन, छोटे कद का जीन रिप्लेस किया जाए किसी
बड़े कद वाले जीन से मेल में भी और फीमेल में भी, और बाद में फर्टिलाइजेशन करवाई जाए तो जो बच्चा पैदा होगा उसका यकीनन कद बड़ा होगा। तो डीएनए कैन बी मॉडिफाइड। ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर यानी इंसानी बहबूद। ऑब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह, जैसे आजकल कोरोना पे एक कमेंट ये आ रहा है कि ये लैब मेड है और ये नेचुरल नहीं है और इसको महज इसलिए बनाया गया है ताकि दुश्मन के ऊपर कोई कंट्रोल किया जाए वगैरह वगैरह। बहुत डिबेटेबल बात है, मैं इसके एकेडमिक पहलू को इधर डिस्कस नहीं करना चाहता। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इज आउटकम ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। क्लोनिंग को बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में मेल और फीमेल के गैमेट्स के दरमियान फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही बच्चा आता है। गोया यू हैव टू मेल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, यू हैव टू हैव अ फीमेल टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है, मेल गैमेट को जो है वो स्पर्म कहा जाता है। तो मेल का स्पर्म चाहिए, फीमेल का ओवम चाहिए तो फर्टिलाइजेशन होगी। बट नाउ दिस इज नॉट द केस। यू कैन हैव क्लोनिंग of any animal organism or any human or any plant without involving male and female, without involving two gametes। तो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी ये सोमेटिक सेल्स में से न्यू जनरेशन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है और ये बरतानिया के सूबा जो है स्कॉटलैंड 5 जुलाई 1996 को ये वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन आई। फर्स्ट क्लोन जो थी वो एक शीप थी जिसका नाम डॉली शीप रखा गया और ये डॉली शीप आपको नज़र आ रही है, इसकी एक मदर थी और इसका कोई फादर नहीं था। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से देखें कि ये मदर शीप है और इसके अडर से यानी दूध देने वाले थनों से एक अदद जो है वो सेल निकाला गया और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से फिर दूसरे शीप के अंदर से भी एक सेल निकाला गया। तो इसका अडर का सेल जो कि सोमेटिक सेल है वो इस्तेमाल हुआ है और इसके ओवरी से ओवम निकाला गया तो ये सेक्स सेल है। लेकिन क्या किया गया कि इस सेक्स सेल को बाहर निकाला गया तो यहाँ से सिर्फ ये देखे साइटोप्लाज्म जा रहा है और दूसरी ये जो शीप है इसका जो सेल लिया जा रहा है वो सोमेटिक सेल है, उसका न्यूक्लियस लिया जा रहा है। तो इस शीप का सोमेटिक न्यूक्लियस लिया जा रहा है और इस शीप का जो साइटोप्लाज्म लिया जा रहा है वो ओवम है। तो अगर आप देखें तो ये सोमेटिक न्यूक्लियस है, ये स्पर्म नहीं है। तो सोमेटिक न्यूक्लियस अगर इसमें साइटोप्लाज्म में इंसर्ट किया जाए, फ्यूज़ किया जाए तो उसके बाद इसको अलो किया जाए, एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रिकल शॉक लगाने की, तो उसके बाद इसमें एक्टिवेशन शुरू हो जाती है तो ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया। फिर ये आप एम्ब्रियो किसी तीसरी शीप के पेट में रखें ताकि वो उस एम्ब्रियो से बच्चे को डेवलप करे और ये देखिए फाइनली बच्चा आ गया। तो ये बच्चा असल में इस शीप का है जो वाइट है, ये देखें ये भी वाइट बच्चा है, ये भी वाइट बच्चा है। और जिस शीप का ओवम इस्तेमाल हुआ था और ओवम का न्यूक्लियस नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म इस्तेमाल हुआ था। तो आप देखें कि सोमेटिक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक सोमेटिक कैरेक्टर है, इनके फ्यूजन से एक नई जनरेशन आ गई। तो क्लोनिंग के अंदर एज सच सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, एज सच मेल और फीमेल और एज सच गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ दीज आर वेरियस क्लोन्स, यू कैन क्लोन मेनी ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम। ये बस ऐसी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। These babies can be cloned, depends that how many cells you are taking, उससे आप क्लोनिंग कर सकते हैं।